हाँ, तो अभी हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। साझेदारी होता क्या है? तो पिछले क्लास में भी हम आप लोगों को बताए थे कि व्यवसाय, सबसे पहले व्यवसाय के बारे में जानते हैं कि व्यवसाय क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति या माने एक मानवीय क्रिया है, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो मनुष्य के द्वारा की जाती है, और एक मनुष्य अपना पूंजी लगाकर, बिना पूंजी लगाए आप व्यवसाय नहीं कर सकते। तो व्यवसाय के लिए सबसे पहले तो पूंजी लगाना अनिवार्य है। तो एक व्यक्ति अपना पूंजी लगाकर या तो किसी वस्तु का लेन देन करता हो या फिर किसी सेवा का लेन देन करता हो, और उसके बदले में जो धन कमाता है तो वो काम व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, तो व्यवसाय के बारे में हम बताए थे कि व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। एक एकांकी व्यवसाय होता है, एक साझेदारी व्यवसाय होता है, और एक कंपनी व्यवसाय होता है। तो 11वीं में हम लोग एकांकी व्यवसाय के बारे में पढ़े थे, और 12वीं में हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे और कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साझेदारी क्या होता है? चूंकि व्यवसाय है तो पूंजी लगाना तो है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना पूंजी लगाकर एक साथ व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिर ऐसे व्यवसाय को हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी के लिए तो सबसे पहला काम है कि समझौता होना, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके बीच में आपसी कलह भी हो सकता है, झगड़ा झंझट हो सकता है किसी भी मैटर पर, चाहे कोई किसी काम को करने के लिए हो, चाहे किसी लाभ हानि को बांटते समय हो, किसी भी मैटर पर आपसी झगड़ा झंझट तो हो सकता है। तो इस आपसी झगड़ा झंझट ना हो इसीलिए क्या होता है, पहले समझौता बनाना पड़ता है। समझ पा रहा बात? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी समझौता करके आपस में पूंजी लगाकर एक साथ व्यवसाय करने के लिए राजी होते हैं तो फिर ऐसे व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इस बात को समझने में कोई दिक्कत? तो भारत में, जब आप पता है कि भारत में एक संविधान बना है, जिसके कल हम लोग जो है सो गणतंत्र दिवस मनाए थे, संविधान इसी दिन बना। तो संविधान का मतलब पूरा देश कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक नियम कानून बनाया गया। तो भारत में साझेदारी व्यवसाय को कैसे संचालित किया जाना चाहिए? अगर मान लीजिए कल के डेट में साझेदारी व्यवसाय में कोई आपसी कलह हो तो फिर उस कलह को दूर करने के लिए तो एक नियम कानून होना चाहिए। तो इसीलिए भारत में साझेदारी से संबंधित एक अधिनियम बना था। वो अधिनियम कब बना था? तो 1932 ईस्वी में बना था। इसीलिए इस नियम को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? 1932 ईस्वी में। ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको काम आ सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में भारत में जो साझेदारी व्यवसाय होगा तो साझेदारी से संबंधित एक परिभाषा दिया गया। साझेदारी का एक परिभाषा दिया गया। वो परिभाषा क्या है? तो वो धारा 4 में, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी व्यवसाय का एक परिभाषा दिया गया है, जो आप लोगों को थ्योरी जो मिला है उसमें लिखा होगा, पढ़े होइएगा। तो कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक संबंध है। अब कैसे व्यक्ति, उसके बारे में आगे कहा गया है कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटेंगे। अब कैसे व्यवसाय को बांटेंगे उसके बारे में फिर आगे कहा गया है कि ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हो जो या तो सबके द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाता हो या फिर उसमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से व्यवसाय को क्या किया जाता हो? संचालित किया जाता हो। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 आदमी हम लोग हैं नजदीक में, तो चारों आदमी मिलके हम लोग मान लीजिए व्यवसाय शुरू किए, तो या तो चारों आदमी मिलके व्यवसाय चलाएंगे या फिर आप लोग कहिएगा कि सर आप जो है सो ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हमारे बदले में आप ही व्यवसाय को क्या कीजिए? संचालित कीजिए। आप जो कहिएगा हम उसमें राजी हैं।
तो चारों आदमी मिलके तो नहीं चला रहे हैं, सिर्फ मैं चला रहा हूं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट है। या तो सब मिलके चलाएंगे या फिर सब में से कोई एक जो सब की ओर से व्यवसाय को क्या करता हो, संचालित करता हो, यह क्या कहलाता है, साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब आगे आप लोग के थ्योरी में होगा कि साझेदारी का विशेषता क्या है। साझेदारी का विशेषता क्या है? तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता होगा कि कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अब एक व्यक्ति तो अपने आप का पार्टनर तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो जब क्योंकि परिभाषा में ही कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में पूंजी लगाकर व्यवसाय करते हैं तो साझेदारी कहलाता है। तो कम से कम तो 2 होना पक्का अनिवार्य है, कि 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है। अब 2 से ज्यादा कितना ज्यादा हो सकता है? तो मैक्सिमम 50 व्यक्ति तक साझेदारी व्यवसाय में काम कर सकते हैं एक साथ मिलकर। तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति तक हो सकते हैं। ठीक है। तो साझेदारी व्यवसाय में भी 2 तरह की बात होती है, एक सामान्य साझेदारी व्यवसाय होता है और एक बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय होता है। तो सामान्य साझेदारी व्यवसाय में 50 व्यक्ति तक हो सकते हैं मैक्सिमम, और यदि बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय है, बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय है, तो बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 10 व्यक्ति तक हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद अगला विशेषता होगा इसमें आपको साझेदारी समझौता का होना। क्या होना? साझेदारी समझौता का होना। अब स्वाभाविक बात है, अब ये बताएं कि साझेदारी का जन्म समझौता से होता है। मान लीजिए आप किसी दूसरे जगह के हैं, हम किसी दूसरे जगह के हैं, दोनों आदमी एक साथ व्यवसाय करना चाहते हैं। तो जब तक दोनों आदमी मिलके एक साथ बैठ के विचार विमर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, तो क्या हम करेंगे, क्या आप कीजिएगा, आप कितना पूंजी दीजिएगा, मैं कितना पूंजी दूंगा। तो जो बात है आपस में, ताकि कल किसी बात के लिए झगड़ा झंझट ना हो हमारे बीच में, तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है क्या, साझेदारी समझौता का बनाना। तो यह साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। हम में आप में बहुत ज्यादा प्रेम भाव है, बहुत ज्यादा आपसी क्लोज रिलेशन है, तो चलो भाई मुजबानी भी हो जाएगा। हम पर पूरा विश्वास है, हमको आप पर पूरा विश्वास है, तो चलो ठीक है, कोई लिखित बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा, और साझेदारी व्यवसाय का शुरुआत हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे मन में थोड़ा भी भय है कि कल के डेट में कहीं उसका मन न बदल जाए, तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि लिखित में होना अच्छा होता है। कि कल अगर आपसे झगड़ा झंझटी होगा, अगर केस मुकदमा हो जाए, तो फिर क्या सबूत दोगे कि क्या है क्या नहीं है? तो लिखतम के आगे में बक्तम कुछ नहीं है। अगर कोई बात लिखा हुआ है तो वो ज्यादा फायदेमंद है। आप मुंह से कल क्या बोले थे, आज आप बात बदल दीजिएगा, हो सकता है ना ऐसा? तो इसीलिए लिखतम के आगे में बक्तम कुछ नहीं है। इसीलिए साझेदारी जो है समझौता जो होता है वो लिखित में होना अच्छा होता है। इसीलिए एग्रीमेंट पहले बना लेना चाहिए। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है बात समझने में? अगला विशेषता है कि उनके बीच में, यानी साझेदारों के बीच में लाभ विभाजन अनुपात का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लाभ विभाजन अनुपात का होना जरूरी है। अब मान लीजिए हम 4-5 आदमी मिलकर एक साथ व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी फायदे होंगे या जो भी घाटा होगा, हम लोग उस लाभ या हानि को कैसे बांटेंगे? तो वो बांटने के लिए कोई एक अनुपात तो होना चाहिए। बिना अनुपात का तो हम लोग कैसे बांटेंगे? कुछ कहा तो नहीं जा सकता है कि भाई तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, ऐसा तो नहीं होता है। प्रसादी तो नहीं है कि किसी को थोड़ा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो एक अनुमानित समझौता के आधार पर होना चाहिए कि कितना आपको
लाभ में या हानि में कितना हिस्सा मिलेगा, उसके लिए एक अनुपात पहले तय कर लिया जाता है। इसीलिए साझेदारी की विशेषता में है कि साझेदारों के बीच आपसी लाभ विभाजन बांटने का एक अनुपात होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि पूंजी देना अनिवार्य नहीं है साझेदारी व्यवसाय में। अब आप कहिएगा सर बिना पूंजी दिए तो कैसे होगा काम, पूंजी तो होना चाहिए। तो इसमें है क्या, व्यवसाय जो कुछ भी चलता है वो तन मन धन तीनों से चलता है। तन यानी आप शरीर से मेहनत कीजिए, मन यानी आप दिमाग से काम कीजिए, और धन, बिना धन का तो कुछ होने वाला है नहीं, है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर किसी एक व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है लेकिन वो शरीर से मान लीजिए सबल नहीं है, उसके पास उतना ज्यादा दिमाग नहीं है कि हम क्या करें ना करें, तो अगर कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसका हेल्प करने वाला यदि मिल जाए तो तीनों आदमी मिलके व्यवसाय तो कर सकता है कि चलो भाई मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मैं पैसा दे देता हूं, तुम ज्यादा ताकतवर हो तो तुम शरीर से दिन रात मेहनत करो, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है व्यवसाय चलाने का, तो तुम दिमाग से मेहनत करो, और तीनों आदमी लाभ को ऐसे बांट लेंगे आपस में, जो भी फायदा घाटा होगा बांट लेंगे, तो तन मन धन तीनों का सम्मिश्रण तो हो गया। तो तन मन धन तीनों मिल गया तो फिर व्यवसाय चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई साझेदार अगर चाहे तो पूंजी के बदले में शारीरिक अथवा मानसिक सेवा भी दे सकता है। तो इसीलिए साझेदारी व्यवसाय में पूंजी देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, आप शारीरिक अथवा मानसिक सेवा भी दे सकते हैं, जो आपसी समझौता के आधार पर बनेगा। ठीक है। उसके बाद है क्या कि आपके व्यवसाय का पंजीकरण कराना कोई अनिवार्य नहीं है। आप अपने, जैसे कंपनी होता है ना, तो कंपनी का सरकार के नियमानुसार, कानून के अनुसार उसका पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। बिना कानून के अंतर पंजीकृत कराए किसी कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है, वो गैर कानूनी कंपनी हो जाएगा। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में आपको पंजीकरण कराना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन व्यवसाय के हित में यदि पंजीकरण करा लिया जाए तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है बात। कहा गया है, इस अगला विशेषता है कि साझेदारी व्यवसाय के दायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, यानी दायित्व असीमित होता है। तो दायित्व असीमित का मतलब ये कर्जा वाली बात नहीं समझिएगा, यहां दायित्व का मतलब एक उत्तरदायित्व से होता है। आप पूंजी लगा दिए व्यवसाय में और कल से उस व्यवसाय से संबंधित कोई काम करवे नहीं कीजिएगा, कोई जो उससे संबंधित जो प्रोसेस है उसको आप अपनाइएगा नहीं, तो फिर आप कैसे लाभ कमाइएगा। ऐसा तो नहीं कि व्यवसाय में पूंजी लगा दिया व्यवसाय अपने आप चलेगा, आपको तो उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां दायित्व से मतलब अभिप्राय है कि उत्तरदायित्व से बनता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है, कब क्या कैसे हो जाएगा, क्या करना पड़ सकता है, ये कोई सीमित नहीं है, ये असीमित है। इसीलिए साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं। आया बात समझ में, हिस्सा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, बस यही हिस्सा को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, अभी हम आपको बताएं कि समझौता जो होता है वो लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में आपसे झगड़ा ना हो इसके लिए वो लिखित में होना अच्छा समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है। तो यहां साझेदारी संलेख की जहां तक बात आती है तो संलेख दो शब्दों के मेल से बना है। स मतलब सहित, लेख मतलब लिखा हुआ, यानी साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रलेख है जिसमें साझेदारी व्यवसाय से संबंधित सभी नियम एवं उपनियम का चर्चा किया गया होता है, उसमें लिखा गया होता है। ये क्या होता है, साझेदारी संलेख।
अब नियम एवं उपनियम, नियम मतलब क्या करना है, कैसे करना है, यानी जो करना है उसको कैसे करना है, ये नियम होता है। और उपनियम क्या होता है कि मान लीजिए ये नियम फेल्योर हो गया, मतलब नहीं हो सका, तो इसके बदले में क्या हो सकता है कि नहीं। जैसे क्रिकेट टीम में एक कप्तान और एक उप कप्तान होता है ना, मतलब कप्तान है तो खुद करेगा, कप्तान किसी कारणवश अगर मैच से बाहर हो गया तो उसके बदले में जो वाइस कैप्टन होता है, उप कप्तान होता है, वो कप्तान का कार्यभार उठा लेता है। तो ये नियम कैसे करना है वो नियम है। अब अगर वो ऐसे नहीं हो सका तो उसके बदले में ऑप्शन दूसरा क्या है, ये उपनियम होता है। समझ में आ रहा बात। तो साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रलेख है जिसमें नियम एवं उपनियम दोनों की चर्चा की गई होती है। ये क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख। ठीक है। अब आगे बात आता है कि साझेदारी संलेख में कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी क्या क्या उसमें लिखा गया होता है। साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा गया होता है, तो उसमें आता है बात कि सबसे पहला साझेदारी व्यवसाय का नाम एवं पता, यानी आप जो साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं उसका नाम क्या है। पहले तो नाम, पहले व्यवसाय जो शुरू होगा तो उसका नाम तो कुछ ना कुछ तो दीजिएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आपका नाम क्या है, सरोज, आपका नाम सरोज है और मेरा नाम रजनीश है। हम दोनों आदमी आपस में मिलके साझेदारी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कैसा, कौन सा व्यवसाय कीजिएगा, जनरल स्टोर कर लेते हैं मान लीजिए। तो हम कहेंगे कि भाई साहब व्यवसाय का नाम रजनीश जनरल स्टोर होगा। आप कहिएगा आप बड़ा तेजगर है, हमारा नाम कहाँ आया इसमें, आप कहिएगा सरोज जनरल स्टोर होना चाहिए। तो लीजिए शुरू होने से पहले आपस में झगड़ा झंझट हो गया, तो बात क्या आएगा कि चलो रजनीश एंड सरोज जनरल स्टोर कर दो, दोनों का नाम आ गया ना। फिर कहिएगा सर थोड़ा नाम सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो ठीक है माँ भगवती जनरल स्टोर कर दो, मधुबनी जनरल स्टोर कर दो। यानी कुछ ऐसा नाम रख दो ताकि जिस पर जो भी साझेदार है उनको कोई आपत्ति ना हो। तो साझेदारी व्यवसाय का नाम एवं पता, वो किस जगह पे है, वो साझेदारी संलेख में स्पष्ट चर्चा की रहनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, सभी साझेदारों के नाम एवं पता, यानी जो सब साझेदार है व्यवसाय में उनका क्या क्या नाम है और वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। तो सभी साझेदारों का नाम एवं पता होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए नहीं लिखा है, आप दो आदमी मान लीजिए व्यवसाय करके साझेदार हैं, हम बीच में थोड़ा ज्यादा देगर 10 घर है पहुंच जाएंगे, हम भी इसमें साझेदार हैं, क्या कर लीजिएगा। आपके पास तो लिखित है ना कि आप ही 2 आदमी मात्र साझेदार हैं, मैं भी हूं, आपके पास क्या सबूत है कि मैं नहीं हूं, है कि नहीं। तो साझेदारी संलेख में तो स्पष्ट है कि भाई सरोज और ऋतिक नाम का 2 ही साझेदार है, तीसरा कोई है नहीं, क्योंकि दोनों के तो साइन भी होगा, गवाह के भी साइन होंगे समझौता में। इसीलिए लिखा होना स्पष्ट जरूरी है कि कौन कौन साझेदार है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी मतलब ऋतिक दिया है 1 लाख और सरोज दिया है 2 लाख, हम दिए हैं 5 लाख मान लीजिए। तो ये लिखा होना स्पष्ट जरूरी है ना। कल के डेट में यदि सरोज कह देगा कि हम दिए हैं 5 लाख, आप दिए हैं 1 लाख, तो फिर झगड़ा झंझट होगा, मामला फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा। तो इसीलिए स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन साझेदार ने कितना कितना पूंजी दिया है, यह स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यही लिखा हुआ ना होगा तो आपसे झगड़ा झंझट होगा कल डेट में, क्योंकि नियत ही तो है, कभी बदल सकता है, मन में लोभ कभी आ सकता है कि नहीं। चलिए, उसके बाद है कि साझेदार जो पूंजी लगाए हैं, साझेदारों को उस पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यह पूंजी पर ब्याज एक मान लीजिए एक तरह से लोभ है। मान लीजिए आप दिए हैं 1 लाख, तो हम भी कहेंगे हम भी 1 लाख देंगे, आप कहिएगा हम भी 1 लाख देंगे, तो 3 लाख हुआ। तो ऐसा कीजिए कि पूंजी पर ब्याज की आप व्यवस्था यदि कर दीजिए, साझेदार को पूंजी पर 5% 7% मान लीजिए ब्याज भी मिलेगा,
तो जिसको जितना ज्यादा पैसा लगाने की क्षमता होगा वो ज्यादा लगाएगा। कहेगा भाई तुम 1 लाख लगा रहे हो, चलो हमारे पास 5 लाख रुपया, हम 5 लाख लगा देते हैं। क्यों भाई, हमको पूंजी पर ब्याज तो मिलेगा, है कि नहीं। तो साझेदारी संलेख में स्पष्ट होना चाहिए कि शायद आपको पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यह स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि साझेदारी व्यवसाय में जो आपने पूंजी लगाया, पूंजी पर ब्याज दिया, यह बात तो स्पष्ट क्लियर है। उसके बाद है कि साझेदार को आहरण भी तो करना पड़ सकता है कभी। आहरण का मतलब हमारा जो व्यक्तिगत यूज है, हमारा जो व्यक्तिगत खर्चे हैं, यानी वैसे खर्च जिसका संबंध व्यवसाय से दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। हमको अपने बच्चे का ट्यूशन फीस देना है, हमारे घर में आज पार्टी है, हम अपने किसी रिश्तेदारों को गिफ्ट देंगे, तो इससे हमारे व्यवसाय को है कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो है, हमारा तो ये व्यक्तिगत खर्च है। अब इस खर्च के लिए यदि हम व्यवसाय से रुपया निकालते हैं तो यही तो हमारा आहरण है। यानी व्यक्तिगत खर्च के लिए यदि हम व्यवसाय से रुपया निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है कि नहीं। तो चूंकि एकांकी व्यवसाय में हम अकेले के मालिक हैं, तो हमको जितना मन होगा उतना निकाल लेंगे, कौन कहने वाला है, कोई कहने वाला तो है नहीं। लेकिन अगर साझेदारी व्यवसाय में हम हैं तो हमको मन होगा हम 10,000 निकालेंगे, तो दूसरे को मन होगा हम 20,000 निकालेंगे, तीसरे को मन होगा तरीका हम किससे कम है, हम भी 30,000 निकालेंगे। तो लो हो गया माथा पेची, व्यवसायी को भट्टी बैठा दो, सब निकालिए लो, तो फिर व्यवसाय चलेगा कैसे। तो इसीलिए आहरण आप कर सकते हैं, तो कितना तक आप आहरण कर सकते हैं, और आहरण करिएगा तो आपको उस पर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मान लीजिए आपको व्यक्तिगत खर्च है, किसी बाहरी आदमी से कर्ज लीजिएगा तो आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। तो आप यदि व्यवसाय से ही निकालते हैं व्यक्तिगत खर्च के लिए, तो आपको उसी आहरण पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो साझेदारी संलेख में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, और यदि लगेगा तो कितना लगेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए ड्राइंग्स के लिए। आया बात समझ में। उसके बाद लाभ विभाजन अनुपात का होना साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए कि आप लाभ का बंटवारा कैसे कीजिएगा। ठीक है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत। आगे उसके बाद है कि समय समय पर हम जो सवाल में जब बनाएंगे तो देखबे करेंगे, हम जो अपने व्यवसाय में वर्ष प्रतिवर्ष एक बैलेंस शीट स्थिति विवरण बनाते हैं, हमारे व्यवसाय का स्थिति क्या है वो देखने के लिए। तो संपत्ति और दायित्व जो बैलेंस शीट में मौजूद है उसका मूल्य में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आप 1 साल पहले कोई जमीन खरीदिए और आज उसका वैल्यू उससे बदला हुआ रहेगा। एक मोटरसाइकिल या एक कार या मारुति कार कुछ भी आप खरीदिए तो उसका मूल्य जो है एक समय परिवर्तन होने के बाद उसके मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। तो वो क्या होता है, जब उसके मूल्य में कमी हुआ तो उससे कुछ फायदे घाटे भी तो होते हैं। तो इस फायदे घाटे को देखने के लिए एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1-2 चैप्टर आगे बढ़ेंगे, तो उसमें होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो साझेदारी संलेख में यह भी लिखा होना चाहिए कि संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन की अवधि, यानी आप कितने समय अवधि पर आप उसका पुनर्मूल्यांकन आप करते रहेंगे। खाता बही का रख रखाव, यानी हमारा जो खाता बही है उस खाता बही का एक रख रखाव होना चाहिए कि उस खाता बही का देख रेख कौन करेगा, उसमें कौन कौन हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा। ये सब सारा बात उस साझेदारी संलेख में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद साझेदारों के प्रवेश के बारे में भी स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि साझेदारों का जो प्रवेश होगा वो कैसे होगा, ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा। ये ख्याति क्या है, अब अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। ख्याति क्या है, एक नाम है, यश है, प्रतिष्ठा है,
उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, मान लीजिए आज हमारा बहुत नाम है, तो हमारा बहुत नाम है तो उस नाम के कारण भी तो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। हमको कोई फेस टू फेस नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे नाम से बहुत आदमी हमको जानता होगा, और उस हमारे नाम से जो हमारे पास आएगा, तो ये हमारा गुडविल का एक असर है कि हमारा नाम इतना ज्यादा है कि लोग हमारे दूर दूर से हमारे पास पढ़ने जाते हैं। ये गुडविल होता है। आपके गांव में 2 या 3 किराना दुकान होगा, किराना का स्टोर, किसी का ज्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। किसी का ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि वो बहुत दिनों से सेवा कर रहा है, उसका माप तौल अच्छा होगा, उसकी कीमतें अच्छी होगी, उनका व्यवहार अच्छा होगा, जिसके कारण ज्यादा कस्टमर उनके पास पहुंचते हैं, है कि नहीं? तो ये गुडविल कहलाता है। तो गुडविल का एक मूल्य लगाया जाता है, जो हम लोग गुडविल चैप्टर में चलेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे बात, वैसे तो बहुत सारा बात होता है, लेकिन लगभग 8-10 पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। साझेदारी संलेख में क्या सब होता है, ठीक है। यानी एक व्यवसाय से संबंधित जो भी समस्याएं कल के डेट में हो सकती है, उसका एक पूर्वानुमान लगाया जाता है ना, कि कल के डेट में क्या क्या हो सकता है समस्या, और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। ये सारी बातें साझेदारी समझौता में लिखा होना चाहिए। स्पष्ट क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग कौन कौन सी लेखांकन प्रक्रिया को अंजाम देंगे, मतलब उसको बनाएंगे, करेंगे साझेदारी संलेख के अभाव। अब आप कहिएगा सर साझेदारी संलेख के अभाव यानी साझेदारी, सवाल में ऐसा पूछ सकता है कि साझेदारी समझौता न लिखित है न मौखिक है, कुछ भी नहीं है, न लिखित है न मौखिक है। अब आप कहिएगा सर साझेदारी समझौता न लिखित है न मौखिक है, ये तो लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है। आप कहते हैं कुछ हो नहीं है, तो फिर साझेदारी हुआ कैसे? कह सकते हैं ना। तो ये साझेदारी समझौता न लिखित है न मौखिक है, इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक आपके पास होगा ना, दिया हुआ पॉइंट, सिर्फ उस पॉइंट के लिए न लिखित होगा न मौखिक होगा। अब वो पॉइंट क्या सब हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। अब आपको कहेगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि साझेदारी समझौता तो है, लेकिन साझेदारी समझौता में पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो बना था, उसमें धारा 12 से लेकर के 17 तक में, ये जो 4-5 धारे हैं ना, उसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो। यानी साझेदारी समझौता में इस बातों का स्पष्ट चर्चा नहीं है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। क्लियर? किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो साझेदारी संलेख में स्पष्ट होना चाहिए कि साझेदारों को वेतन या कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर साझेदारी संलेख में इस बात का कोई चर्चा नहीं है तो किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। अब आप कहेगा सर ये वेतन या कमीशन साझेदार को क्यों? तो मान लीजिए अगर 3 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, हम तीनों आदमी मान लीजिए मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो मेहनत करने के लिए तो कोई स्टाफ तो चाहिए। अगर कोई स्टाफ मान लीजिए हमारे यहाँ जॉब करता है तो उसको हम सैलरी या कमीशन तो देंगे हमारे व्यवसाय के लिए जो काम कर रहा है। तो मान लीजिए हम उसको नहीं रखे हैं बाहरी स्टाफ को, और हम एक पार्टनर हैं, और पार्टनर के रूप में साझेदारी व्यवसाय के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी तो वेतन कमीशन मिलना चाहिए। भाई बाहरी आदमी को दोगे तो हमको क्यों नहीं दोगे? हमको भी मिलना चाहिए। तो सिर्फ आपके कह लेने से हमको भी मिलना चाहिए, वैसे तो नहीं मिलेगा। तो ये बात साझेदारी संलेख में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि मिलेगा तो मिलेगा, अगर स्पष्ट क्लियर नहीं है तो नहीं मिलेगा। यानी साझेदारी संलेख में अभी इस बातों का कोई चर्च नहीं है कि साझेदारों को वेतन या कमीशन
मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं चर्चा है तो साझेदारों को वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए, उसके बाद लाभ हानि का बंटवारा। साझेदारी संलेख में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको लाभ बराबर बराबर मिलेगा कि 5-3-2 अनुपात में मिलेगा कि पूंजी अनुपात में मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन यदि साझेदारी संलेख में स्पष्ट क्लियर नहीं है तो किसी भी साझेदार को आप कितना भी पूंजी आप लगा दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लाभ बराबर बराबर मिलेगा। आप 5 लाख पूंजी दिए हैं, आप 3 लाख दिए हैं, आप 2 लाख दिए हैं, आप जितना ज्यादा दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। ठीक है, यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ का बंटवारा कैसे होगा? बराबर बराबर होगा। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट आता है आहरण पर ब्याज। चूंकि साझेदार आहरण करेगा तो उसको आहरण पर ब्याज मिलना चाहिए, मतलब व्यवसाय को मिलना चाहिए। तो साझेदार से लेगा तब तो व्यवसाय को मिलेगा। तो आहरण पर ब्याज, अगर साझेदारी संलेख में स्पष्ट क्लियर नहीं है कि आहरण पर ब्याज क्या होना चाहिए तो किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि अगर कोई साझेदार व्यवसाय को मान लीजिए ऋण दिया है, व्यवसाय को क्या दिया है? ऋण दिया है। हम मान लीजिए 2 लाख पूंजी देवे किए हैं, आप 1 लाख दिए हैं, आप 3 लाख दिए हैं, 6 लाख हुआ व्यवसाय में पूंजी। लेकिन व्यवसाय को और अधिक पूंजी की जरूरत है, या तो किसी चौथे व्यक्ति को व्यवसाय में शामिल करेंगे जो वह पूंजी लेके आ जाए। हम मान लीजिए व्यक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कहें कि ऐसा करते हैं, हम लोग लोन ले लेते हैं, कहीं से ऋण ले लेते हैं। ऋण पर सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा, धीरे धीरे ऋण भी वापस कर देंगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो आप किसी बाहरी आदमी से अगर ऋण पर बात कर रहे हैं तो वो मान लीजिए आपको मनमाना रेट मांग सकता है इंटरेस्ट का, कि हम इतना प्रतिशत हमको ब्याज दोगे तो हम आपको ऋण देंगे, अगर आप नहीं दीजिएगा तो नहीं देंगे। तो किसी बाहरी आदमी तो वो अपने मन से काम करेगा। मान लीजिए साझेदारों में मान लीजिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है तो हम कहेंगे चलो कितना तुमको ऋण चाहिए, बाहरी आदमी से लोगे चलो हम ही दे देते हैं। तो कोई साझेदार चाहे तो व्यवसाय को ऋण दे सकता है। तो मान लीजिए साझेदार दिया तो हमको भी तो ऋण पर ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो हमको ऋण पर ब्याज, तो अगर साझेदारी समझौता में स्पष्ट क्लियर हो गया कि आपको इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 5, 7, 10, 8 जो परसेंट, तो उतने प्रतिशत के दर से आप हमको ऋण पर ब्याज दीजिएगा। लेकिन अगर साझेदारी समझौता में इस बात का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है कि साझेदारों के ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, तो उसके लिए एक तय किया गया है रेट। आपको ब्याज तो मिलेगा, साझेदार के ऋण पर ब्याज तो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 6% आपको ऋण पर ब्याज मिलेगा। मतलब सिर्फ 6% तक आपको ब्याज दे सकते हैं, उससे ज्यादा आपको हम ब्याज नहीं दे सकते हैं। तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज, यदि साझेदारी संलेख न हो तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज अधिक से अधिक कितना प्रतिशत तक जा सकते हैं? 6% आपको दिया जाएगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में?